नमस्कार, मैं दामिनी और आप देख रहे हैं बुलेटिन अपडेट। आज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात भारत और अमेरिका की। ट्रंप सरकार ने भारत पर लगाया गया 25% अतिरिक्त टैरिफ हटा लिया है। वहीं भारत अमेरिका ट्रेड डील के बाद विपक्ष ने इस समझौते पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। इसी बीच पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को शुक्रवार रात उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरफ्तारी 31 साल पुराने मामले में हुई है। साथ ही देश भर में आज कैब और बाइक टैक्सी सेवाएं भी प्रभावित रहीं। ओला, उबर और रैपिडो से जुड़े ड्राइवरों ने 6 घंटे की हड़ताल की। आखिर में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जुमे की नमाज के दौरान शिया इमामबाड़े के बाहर जोरदार धमाका हुआ। इस हमले में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और करीब 170 लोग घायल हुए हैं। इस सब पर बात करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर पहुंचे मलेशिया फरार जाकिर नाइक का मुद्दा उठाएंगे। कल सीईओ फोरम में शामिल होंगे। अमेरिका ने पीओके एक्साइज चीन को भारत का हिस्सा बताया। ट्रेड डील के बाद इंडियन मैप शेयर किया, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। इस्लामाबाद शिया मस्जिद धमाके के मामले में 3 लोग हुए गिरफ्तार, इसमें एक महिला शामिल। पाक ने भारत को ठहराया हादसे का जिम्मेदार। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले, बराक और मिशेल ओबामा से नहीं मांगूंगा माफी। स्टाफ की गलती से वीडियो शेयर हुआ। पूर्व राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को बंदर दिखाया था। भाजपा की रितु तावड़े चुनी गई बीएमसी महापौर पद की उम्मीदवार। शिंदे गुट ने संजय घाड़ी को डिप्टी मेयर के लिए चुना। 11 फरवरी को होंगे चुनाव। और अब खबरें विस्तार से। अमेरिका के साथ व्यापार के मोर्चे पर भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। अमेरिका की सरकार ने भारत पर लगाया गया 25% अतिरिक्त टैरिफ हटा दिया है। अब भारतीय सामान पर लगने वाला टैक्स 50% से घटकर सिर्फ 18% रह गया है। ये फैसला 7 फरवरी से लागू हो चुका है। ये कदम भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के रिश्तों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के कार्यकारी आदेश के तहत लिया गया है। अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले उत्पादों पर लगाए गए 25% अतिरिक्त एड वैलोरम ड्यूटी को पूरी तरह खत्म कर दिया है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी आदेश में साफ कहा गया है कि अब भारत से अमेरिका पहुंचने वाले सामान पर कोई अतिरिक्त पेनल्टी टैक्स नहीं लगेगा। नई व्यवस्था के तहत भारत पर अब सिर्फ सामान्य 18% आयात शुल्क लागू रहेगा। इसके लिए बनाए गए सभी विशेष टैरिफ कोड अमेरिका की आधिकारिक टैरिफ लिस्ट से हटा दिए गए हैं। यह आदेश उन सभी भारतीय उत्पादों पर लागू होगा जो 7 फरवरी 2026 को या उसके बाद अमेरिका में कंजम्पशन के लिए पहुंचेंगे या अमेरिकी वेयरहाउस से बाहर निकाले जाएंगे। आईएसटी के मुताबिक आज यानी 7 फरवरी की सुबह 10:30 बजे के बाद से कस्टम क्लियर होने वाली हर खेप पर अब 25% अतिरिक्त टैक्स नहीं लगेगा। यानी अब भारतीय सामान पर सिर्फ 18% एक्साइज ड्यूटी ही देनी होगी। आपको बता दें कि पिछले साल अमेरिका ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया था, जिसमें 25% जवाबी टैरिफ और रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर 25% अतिरिक्त पेनल्टी टैक्स शामिल था। वहीं अब भारत अमेरिका व्यापार समझौते के तहत पहले 25% जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% किया गया और अब रूस से तेल खरीदने को लेकर लगाया गया पूरा 25% अतिरिक्त टैक्स भी खत्म कर दिया गया है। वहीं सबसे बड़ी राहत उन कंपनियों के लिए भी है जिनकी खेप पहले ही अमेरिका पहुंच चुकी है या वेयर हाउसेज में रखी हुई है। आदेश में साफ कहा गया है कि अगर अमेरिकी कस्टम्स ने 25% अतिरिक्त टैक्स पहले ही वसूल लिया है तो जरूरत पड़ने पर वो राशि रिफंड की जाएगी। हालांकि ये रिफंड अपने आप नहीं मिलेगा, इसके लिए अमेरिकी कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के तहत नियमों के तहत आवेदन करना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कहा है कि भारत ने रूस से कच्चे तेल का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात बंद करने की प्रतिबद्धता जताई है। इसके साथ ही भारत ने अमेरिका से ऊर्जा उत्पाद खरीदने और आने वाले 10 सालों में रक्षा सहयोग बढ़ने पर सहमति दी है। ट्रंप के मुताबिक इन कदमों से भारत ने अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और आर्थिक हितों के साथ मजबूत तालमेल दिखाया है। पीएम मोदी ने भारत अमेरिका अंतरिम ट्रेड फ्रेमवर्क का स्वागत करते हुए इसे दोनों देशों के रिश्तों के लिए एक बड़ा बढ़ावा बताया। पीएम मोदी ने कहा कि यह समझौता मेक इन इंडिया को मजबूती देगा और किसानों, एमएसएमई, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स और युवाओं के लिए नए मौके खोलेगा। उन्होंने कहा कि यह समझौता रोजगार बढ़ाने और मजबूत सप्लाई चेन तैयार करने में मदद करेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक इस फैसले से भारत अमेरिका व्यापार को नई रफ्तार मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, एमएसएमई, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग और हैंडक्राफ्ट सेक्टर को सीधा फायदा होगा। भारतीय उत्पाद अब अमेरिकी बाजार में ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनेंगे और निर्यात बढ़ने की उम्मीद है।
वहीं भारत अमेरिका ट्रेड डील के बाद विपक्ष ने इस समझौते पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सरकार ने बिना पूरी चर्चा के उद्योग और कृषि क्षेत्र को खोल दिया है। इससे किसानों और छोटे व्यापारियों पर दबाव बढ़ सकता है। विपक्ष ने संसद में इस पर खुली बहस की मांग भी की है। क्या अब अमेरिका की बाजार की चाबी भारत के हाथ में आ गई है? क्या भारत और अमेरिका की ये नई ट्रेड डील देश की अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल देगी या फिर इसके पीछे छिपा है कोई बड़ा खतरा? भारत और अमेरिका के बीच हुई अंतरिम ट्रेड डील इन दिनों सबसे बड़ा मुद्दा बनी हुई है। आइए जानते हैं इस फादर ऑफ डील की पूरी कहानी। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक अंतरिम ट्रेड डील फ्रेमवर्क पर सहमति बनाकर व्यापारिक रिश्तों को नई ऊंचाई देने की कोशिश की है। ये समझौता फरवरी 2025 में प्रस्तावित व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते की दिशा में पहला बड़ा कदम माना जा रहा है। इसका उद्देश्य टैक्स कम करना, व्यापार बढ़ाना और सप्लाई चेन को मजबूत करना है। इस समझौते के तहत भारत ने कई अमेरिकी औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या खत्म करने पर सहमति जताई है। इनमें सूखे अनाज, पशु आहार, लाल ज्वार, मेवे, फल, सोयाबीन का तेल, शराब और अन्य खाद्य उत्पाद शामिल हैं। इससे अमेरिकी कंपनियों को भारतीय बाजार में ज्यादा आसानी से प्रवेश मिलेगा। वहीं अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर टैरिफ घटाकर 18% करने का फैसला किया है। कपड़ा, चमड़ा, जूते, प्लास्टिक, रबड़, केमिकल, हस्तशिल्प और मशीनरी जैसे सेक्टर को इससे सीधा फायदा होगा। आगे चलकर दवाइयों, रत्न आभूषण और विमान के पुर्जों पर भी टैक्स हटाया जा सकता है। इस डील में स्टील, एल्यूमीनियम और ऑटो पार्ट जैसे सेक्टर को लेकर भी राहत दी गई है। भारतीय विमानों और विमान से जुड़े पुर्जों पर लगाए गए कुछ शुल्क हटाए जाएंगे। इसके साथ ही भारत को ऑटो पार्ट्स के लिए विशेष कोटा भी मिलेगा। नॉन टैरिफ बाधाओं को हटाने पर भी दोनों देश सहमत हुए हैं। मेडिकल डिवाइस, आईटी प्रोडक्ट और कृषि उत्पादों से जुड़ी पुरानी अड़चनों की समीक्षा की जाएगी। आने वाले महीनों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाकर व्यापार को और आसान बनाया जाएगा। डिजिटल ट्रेड और टेक्नोलॉजी को लेकर भी अहम फैसले लिए गए। डेटा, ऑनलाइन सेवाओं और डिजिटल कारोबार से जुड़ी जटिल प्रक्रियाओं को सरल किया जाएगा। इसका मकसद भविष्य के व्यापार को ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है। सप्लाई चेन सिक्योरिटी समझौते का बड़ा हिस्सा है। दोनों देश मिलकर आर्थिक सुरक्षा, निवेश समीक्षा और तीसरे देशों की अनुचित नीतियों से निपटने की रणनीति बनाएंगे ताकि व्यापार किसी एक देश पर निर्भर ना रहे। भारत ने अगले 5 सालों में करीब $500 अरब के अमेरिकी सामान खरीदने का भी वादा किया है। इसमें ऊर्जा उत्पाद, विमान, टेक्नोलॉजी उपकरण और कच्चा माल शामिल है। इससे दोनों देशों के बीच आर्थिक रिश्ते और मजबूत होंगे। हालांकि इस डील को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि सरकार ने बिना पूरी चर्चा के उद्योग और कृषि क्षेत्र को खोल दिया है। इससे किसानों और छोटे व्यापारियों पर दबाव बढ़ सकता है। विपक्ष ने संसद में इस पर बहस की मांग की है। वहीं सरकार का दावा है कि ये समझौता भारत के लिए नए अवसर लेकर आएगा। इससे निर्यात बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा और भारतीय कंपनियों को वैश्विक बाजार में मजबूती मिलेगी। खासतौर पर एमएसएमई सेक्टर को इससे बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। तो सवाल यही है, क्या ये ट्रेड डील भारत को आर्थिक सुपर पावर बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगी या फिर इससे घरेलू उद्योगों पर दबाव बढ़ेगा? इसका जवाब आने वाला वक्त देगा। फिलहाल भारत अमेरिका ट्रेड डील पर देश भर में बहस जारी है। शुक्रवार रात बिहार की राजनीति में बड़ा हंगामा देखने को मिला जब पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी 31 साल पुराने मामले में हुई। पुलिस जब रात करीब 10:30 बजे उनके घर पहुंची तो समर्थकों की भीड़ जमा हो गई और नारेबाजी शुरू हो गई। पप्पू यादव ने खराब तबीयत का हवाला दिया, लेकिन पुलिस ने पहले ही गिरफ्तारी और फिर मेडिकल जांच की बात कही। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया और अब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। आधी रात को एक सांसद के घर के बाहर भारी पुलिस बल हो और जमकर नारेबाजी हो रही हो। बिहार की राजनीति में शुक्रवार की रात कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को उनके ही घर से गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरफ्तारी किसी नए मामले में नहीं बल्कि करीब 31 साल पुराने केस में हुई, जिसने एक बार फिर सियासी माहौल को गर्म कर दिया। दरअसल पटना के विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने पप्पू यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसी को लागू करने के लिए रात करीब 10:30 बजे पटना पुलिस उनके मंदिर स्थित आवास पर पहुंची। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची, समर्थकों की भीड़ जुटने लगी और माहौल तनावपूर्ण हो गया। देखते ही देखते नारेबाजी शुरू हो गई और पुलिस से बहस होने लगी। गिरफ्तारी से पहले पप्पू यादव ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही है और उन्हें दवा लेनी पड़ती है। उन्होंने पुलिस को अपनी मेडिकल रिपोर्ट दिखाई और मांग की कि उन्हें घर पर ही रखा जाए
और सुबह कोर्ट में पेश किया जाए। लेकिन पुलिस ने साफ कहा कि पहले गिरफ्तारी होगी, फिर मेडिकल जांच कराई जाएगी। करीब 1.5 घंटे तक वहां हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। समर्थक पुलिस गाड़ी के सामने लेट गए और रास्ता रोकने की कोशिश करने लगे। पुलिस को उन्हें हटाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार रात करीब 12 बजे पप्पू यादव ने खुद गिरफ्तारी देने का फैसला किया। इसके बाद पुलिस उन्हें लेकर सीधे पटना के IGMS हॉस्पिटल पहुंची। वहां उनका मेडिकल चेकअप किया गया, एक्सरे और ECG किया गया और उन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ये पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया है और उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब बात करते हैं उस पुराने मामले की जिसकी वजह से ये गिरफ्तारी हुई। ये मामला साल 1995 का है। उस वक्त विनोद बिहारी लाल नाम के व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि पप्पू यादव और उनके साथियों ने धोखे से उनका मकान किराए पर लिया था और कई जरूरी बातें छिपाई थी। ये केस कई सालों से कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट ने कई बार पप्पू यादव को पेश होने के लिए बुलाया, लेकिन वो नहीं आए। इसी वजह से कोर्ट ने वारंट जारी किया। इस गिरफ्तारी के बाद बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। समर्थक इसे राजनीतिक साजिश बता रही हैं, जबकि प्रशासन का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है। अब सबकी निगाहें कोर्ट की अगली सुनवाई पर है, जहां ये तय होगा कि आगे पप्पू यादव के मामले में क्या होगा। आज देश भर में कैब और बाइक टैक्सी सेवाएं प्रभावित रहीं क्योंकि ओला, उबर और रैपिडो से जुड़े ड्राइवरों ने 6 घंटे की हड़ताल की। हजारों ड्राइवरों ने ऐप से लॉग आउट कर काम बंद रखा, जिससे कई शहरों में लोगों को टैक्सी मिलना मुश्किल हो गया। ड्राइवरों का कहना है कि महंगाई बढ़ रही है, खर्च ज्यादा हो रहा है, लेकिन कमाई कम होती जा रही है। पेट्रोल, मरम्मत, बीमा और EMI का बोझ बढ़ गया है। इसीलिए वो सरकार से न्यूनतम किराया तय करने और निजी गाड़ियों पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। आज देश भर में कैब और बाइक टैक्सी सेवाएं बुरी तरह प्रभावित रहीं क्योंकि ओला, उबर और रैपिडो से जुड़े ड्राइवरों ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया। गिग वर्कर्स ने ऑल इंडिया ब्रेकडाउन के तहत 6 घंटे तक अपने मोबाइल ऐप से लॉग आउट रहने का फैसला किया। इस दौरान हजारों ड्राइवरों ने अपना काम बंद रखा, जिससे कई शहरों में कैब, ऑटो और बाइक टैक्सी मिलना मुश्किल हो गया। ड्राइवरों का कहना है कि बढ़ती महंगाई और घटती कमाई ने उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा कर दिया है। पेट्रोल, डीजल के दाम, गाड़ी की मरम्मत, इंश्योरेंस और EMI जैसे खर्च लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन किराए में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। कई ड्राइवरों का दावा है कि 10 से 12 घंटे काम करने के बाद भी उन्हें ठीक ठाक कमाई नहीं हो पा रही है। ड्राइवर यूनियनों ने इस हड़ताल के जरिए 2 मुख्य मांगे रखी हैं। पहली मांग है सरकार न्यूनतम किराया तय करे ताकि हर सवारी पर ड्राइवर को सुरक्षित और तय कमाई मिल सके। दूसरी मांग है निजी गाड़ियों को टैक्सी के रूप में चलाने पर रोक लगाई जाए। ड्राइवरों का कहना है कि प्राइवेट गाड़ियों के कमर्शियल इस्तेमाल से लाइसेंसधारी ड्राइवरों को नुकसान हो रहा है और ये नियमों के खिलाफ है। हड़ताल का ये असर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में साफ दिखाई दिया। कई जगह लोगों को कैब के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा, जबकि कई यात्रियों को बस, मेट्रो और लोकल ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना पड़ा। ड्राइवरों का कहना है कि उन्होंने पहले भी अपनी समस्याएं कंपनियों और प्रशासन के सामने रखी हैं, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकला। इसी वजह से उन्हें हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा। ड्राइवर यूनियनों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द फैसला नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज किया जा सकता है। फिलहाल यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि घर से निकलने से पहले अपनी यात्रा की योजना बनाएं और दूसरे विकल्प भी तैयार रखें। आपका इस आंदोलन पर क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। शुक्रवार को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जुमे की नमाज के दौरान बड़ा हादसा हो गया। शिया इमाम बाड़े के बाहर अचानक जोरदार धमाका हुआ, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस हमले में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और करीब 170 लोग घायल हुए। पुलिस के मुताबिक हमलावर को गेट पर रोका गया था, तभी उसने खुद को उड़ा दिया। अगर वो अंदर पहुंच जाता तो नुकसान और भी ज्यादा हो सकता था। सुरक्षा कर्मियों की वजह से कई लोगों की जान बच गई। सोचिए, लोग नमाज पढ़ने के लिए शांति से इमाम बाड़े पहुंचे थे।
कोई अपने परिवार के लिए दुआ मांग रहा था, कोई अपने भविष्य के लिए। लेकिन कुछ ही पलों में वहां चीख पुकार, खून और अफरा तफरी का माहौल बन गया। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शुक्रवार को ऐसा ही एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। दरअसल जुमे की नमाज के दौरान शिया इमामबाड़े के बाहर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि आसपास के इलाकों में भी उसकी आवाज सुनाई दी। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही कई लोग जमीन पर गिर पड़े। इस हमले में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और करीब 170 लोग घायल हो गए। कई घायलों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार हमलावर इमामबाड़े के अंदर जाना चाहता था, लेकिन गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोक लिया। इसी दौरान वो घबरा गया और गेट के पास ही खुद को उड़ा लिया। अगर वो अंदर पहुंच जाता तो नुकसान और भी ज्यादा हो सकता था। सुरक्षा कर्मियों की वजह से कई लोगों की जान बच गई। धमाके के बाद वहां का नजारा बेहद डरावना था। हरोड़ धुआं, टूटे शीशे, खून से सना फर्श और मलबा बिखरा हुआ था। लोग अपने रिश्तेदारों को ढूंढते हुए रोते बिलखते नजर आए। कई घायल लोग बाहर बगीचों में पड़े हुए थे, जिन्हें स्थानीय लोगों और पुलिस ने मिलकर हॉस्पिटल पहुंचाया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। अस्पतालों में घायलों की भीड़ लग गई। डॉक्टर लगातार इलाज में जुटे हुए हैं। सरकार ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और दोषियों को जल्द पकड़ने की बात कही है। फिलहाल किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। जांच एजेंसियां हर पहलू से मामले की जांच कर रही हैं। देखिए, पिछले कुछ समय से पाकिस्तान में ऐसे हमले लगातार बढ़ रही हैं। खासकर शिया समुदाय को बार बार निशाना बनाया जा रहा है। पहले भी कई बार धार्मिक जगहों पर हमले हो चुके हैं। इससे लोगों में डर और गुस्सा दोनों बढ़ता जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवाद की समस्या से जूझ रहा है। जिस आतंक को कभी वहां बढ़ावा मिला, वही आज देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। आम लोग इसकी सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं। इस दर्दनाक हमले ने एक बार फिर दिखा दिया कि पाकिस्तान में हालात कितने नाजुक हो चुके हैं। लोग शांति चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो डर के साए में जीने को मजबूर हो गए। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की सरकार और जांच एजेंसियां दोषियों को कब पकड़ती हैं और कब वहां के लोगों को सुरक्षित माहौल मिलता है। इन तमाम खबरों के साथ आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।